आदरणीय उपस्थित सज्जनों, कला प्रेमी दर्शकों एवं माननीय अतिथिगण, स्वर्गीय प्रभात गांगुली राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव धरोहर 16 के तृतीय दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये महोत्सव संस्कृति की समृद्ध विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है, जहां कला, नृत्य, संगीत और रंगमंच एक साथ मिलकर सृजन की अद्भुत धारा प्रभावित करते हैं। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से कीर्ति बैले एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा आयोजित स्वर्गीय प्रभात गांगुली राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव धरोहर 16 महोत्सव धरोहर 16 के इस तृतीय दिवस पर हम एक बार फिर सादर नमन करते हैं स्वर्गीय श्री प्रभात गांगुली जी को, जिनकी स्मृति और योगदान इस महोत्सव की प्रेरणा है। इस सांस्कृतिक यात्रा में प्रथम दिवस पर हमने देखा नाटक बिखरे अक्स, जिसका सशक्त निर्देशन किया श्रद्धा शालिनी मालवी जी ने, प्रस्तुति कीर्ति बैले परफॉर्मिंग आर्ट्स भोपाल की। वहीं द्वितीय दिवस पर प्रस्तुत हुआ व्यंग की धार से परिपूर्ण नाटक परसाईबाज, जिसका निर्देशन किया तरुण दत्त पांडे जी ने, प्रस्तुति नवनीत नाट्य संस्था भोपाल की। इन उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के बाद महोत्सव धरोहर 16 के तृतीय दिवस पर आज आप देखेंगे नाटक उनके बाद। लेखक कामता नाथ, निर्देशक बालेंद्र सिंह, प्रस्तुति हम थिएटर ग्रुप भोपाल की। दर्शकों, महोत्सव धरोहर 16 की समापन संध्या 22 मार्च को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा नाटक कैक्टस फ्लावर, लेखक ये बरोस, निर्देशन राजीव वर्मा, प्रस्तुति भोपाल थिएटर्स की। दर्शकों, कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर कर लें। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो कृपया उन्हें नियंत्रण में रखें। आयोजक संस्था कीर्ति बैले परफॉर्मिंग आर्ट्स ने अपने कार्यकाल के अल्प समय में ही मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक जगत में अपनी नवोन्मेषकारी स्तरीय और कलात्मक रचनाओं, बैले और नृत्य नाटिका के द्वारा प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है। संस्था ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों के साथ उच्च साहित्यिक मूल्यों पर आधारित कृतियों, आख्यानों, पारंपरिक एवं लोक शैली से चुनकर लोक गाथाओं को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। और बैले, विशेष रूप से भारतीय बैले के विकास और उसे लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से हर प्रकार के कार्य करने में निरंतर प्रयासरत है, जिसमें इतिहास, परंपराओं और लोक कथाओं से जुड़ी प्रेरणास्पद कथाओं, पौराणिक आख्यानों से समाज के विभिन्न वर्गों को परिचित कराना, प्रशिक्षण देना, कार्यशालाएं आयोजित करना और रंगमंच के लिए प्रस्तुति तैयार कर उनका प्रदर्शन करना आदि शामिल है। संस्था 2008 से विश्वविख्यात कोरियोग्राफर एवं रंग निर्देशक स्वर्गीय प्रभात गांगुली की स्मृति में हर वर्ष एक सांस्कृतिक महोत्सव धरोहर का आयोजन करती आ रही है। यह उसका 16वां संस्करण है। भारतीय बैले को अनंत ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले महान कोरियोग्राफर, नृत्य निर्देशक स्वर्गीय शांतिवर्धन के जन्मशती वर्ष 2016 से कला गुरु स्वर्गीय शांतिवर्धन को समर्पित सांस्कृतिक उत्सव कला मनीषी का शुभारंभ भी संस्था द्वारा किया गया है। अपनी नृत्य संरचनाओं के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक ख्याति अर्जित करने वाले प्रभात गांगुली का जन्म 15 अगस्त 1913 में बनारस में हुआ। अपने पड़ोस में अहीरों और धोबियों के नृत्य संगीत को देख सुनकर उनके मन में जो
हलचल पैदा हुई, उसी ने आगे चलकर 1939 में उन्हें महान नर्तक उदय शंकर के निकट पहुंचा दिया। वे अल्मोड़ा में उदय शंकर के कल्चरल सेंटर में संस्थान के अंतिम दिनों तक रहे। शिव पार्वती उदय शंकर की एक बहुत सुंदर और लोकप्रिय रचना थी। प्रभातदा की प्रतिभा के कारण उन्होंने इस रचना में शिव की भूमिका के लिए अपनी जगह उन्हें ले लिया था। इस नृत्य में पार्वती की भूमिका फ्रांसीसी नृत्यांगना सिम की निभाती थी, जो बाद में प्रभातदा की जीवन संगिनी बनी। अल्मोड़ा का कल्चरल सेंटर बंद होने के बाद इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर में रहकर उन्होंने हंगर मतलब भूख नामक बैले की रचना की। बाद में कल्चरल सेंटर से अपने साथी शांतिवर्धन के साथ इंडियन ग्रुप में एक निर्देशक और मुख्य नर्तक के रूप में रहे। वर्ष 1959 में निर्देशक और कोरियोग्राफर के रूप में लिटिल बैले ट्रुप में आ गए और 2006 तक अपने अंतिम समय तक उसके मार्गदर्शक रहे। प्रभातदा ने अनेक देशों की सांस्कृतिक यात्राएं की। 1978 में न्यूयॉर्क में आयोजित प्रथम कोरियोग्राफर कॉन्फ्रेंस में वे भारत के प्रतिनिधि थे। 1979 में सृजनात्मक नृत्यों के लिए संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया और 1990 में मध्य प्रदेश शासन ने शिखर सम्मान से अलंकृत किया। जब रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप ने बंबई से 1964 में ग्वालियर में अपना ठिकाना बनाया, तब तक प्रभातदा के बैले क्षुदित पाषाण ने उन्हें कोरियोग्राफर के रूप में स्थापित कर दिया था और उन्होंने जवाहरलाल की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बैले की रचना प्रारंभ कर दी थी, जिसे ग्वालियर में पूर्णता प्रदान की। ग्वालियर में वे 20 साल रहे। संस्थान की आर्थिक तंगी में भी उन्होंने 14 बैले बना देने में सफलता प्राप्त की, जिसमें पशुतंत्र, भैरवी, स्वरबिंब, चक्रव्यूह आदि बैले सृजनात्मक उत्कृष्टता के आदर्श और उदाहरण हैं। 1984 में रंगश्री ने अपना पड़ाव भोपाल में डाला। दादा ने सन 2002 तक हर साल एक बैले तैयार किया। वे कई विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। दादा सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता के अथाह सागर थे। उनका रंगकर नई पीढ़ी के लिए रचनात्मक क्रिएटिविटी का प्रेरणा स्रोत है। दर्शकों, 26 मई 2006 को उन्होंने भोपाल की धरती पर अपनी अंतिम सांस ली, किंतु उनकी कला, उनके विचार और उनका योगदान आज भी हमारे बीच जीवंत है। उन्हें हम सभी की ओर से कोटि कोटि नमन। दर्शकों, अब से कुछ क्षण पश्चात आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा नाटक उनके बाद। लेखक कामतानाथ, प्रस्तुति हम थिएटर ग्रुप भोपाल की और इस नाटक का निर्देशन किया है बालेंद्र सिंह। दर्शकों, बालेंद्र सिंह जी का जन्म 24 अक्टूबर को भिंड जिले में हुआ। वे विगत 32 वर्षों से भोपाल के रंगमंच में लगातार सक्रिय हैं तथा विगत 27 वर्षों से हम थिएटर ग्रुप का बतौर नाट्य निर्देशक संचालन कर रहे हैं। आपने हबीब तनवीर जी, बाबा कारन, प्रभात गांगुली, विभा मिश्र, आलोक चटर्जी, मारिया मुलर, रंजीत खुमान, एम के रैना, लोकेंद्र त्रिवेदी जैसे वरिष्ठ निर्देशकों के सानिध्य में रंगकर्म की शिक्षा हासिल की। उन्होंने रंगमंच के साथ साथ फिल्म एवं टेलीविजन के क्षेत्र में भी कार्य किया है, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ पीकू, आलिया भट्ट के साथ राजी, विद्या बालन के साथ शेरनी, अनुपम खेर के साथ द लास्ट शो, गजराज राव के साथ थाई मसाज, जितेंद्र कुमार के साथ जादूगर, मनोज गिरी के निर्देशन में बनी फिल्म मैं खुदीराम बोस हूँ, मैं हेमचंद्र कानूनगो तथा धीरज मिश्रा की फिल्म दीनदयाल उपाध्याय एक युग पुरुष में सीबीआई ऑफिसर की अहम भूमिका निभाई है। और भी वेब सीरीज और फिल्मों में आपने काम किया है। लेटर्स टू मिनिस्टर खन्ना, पटना शुभरात,
रेलवे मैन, धड़क 2, लव की अरेंज मैरिज, लेटर्स टू मिनिस्टर खन्ना। इन्हें भारत सरकार नई दिल्ली से सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा सीनियर एवं जूनियर फेलोशिप की अवार्ड हुई है। साथ ही आपने नाट्यकला में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की है। आप लोक, शास्त्रीय, पौराणिक, ऐतिहासिक, उर्दू, नौटंकी, मॉडर्न, एब्सर्ड, शेक्सपियन, नुक्कड़ आदि सभी नाट्य शैलियों में नाटक तैयार किए हैं। साथ ही आपके पास अत्याधुनिक तकनीक द्वारा ब्रॉडवे शैली में भी काम करने का अनुभव है। इस शैली में आपने जैनेश्वरी, स्वयं सिद्धा, जातक कथा, उद्भ्रांत, आत्मान्वेषी एवं अंधा युग आदि महानाट्यों को तैयार किया है। देश के लगभग सभी शहरों में आपके नाटकों के नाट्य प्रदर्शन लगातार चलते रहते हैं। वैश्विक महामारी के दौरान में भी आपने अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग कर ऑनलाइन नाटकों का प्रदर्शन किया, ताकि अवसाद व निराशा से घिरे दर्शक थोड़ी देर के लिए ही सही अपने दुख दर्द भूल सकें। आपने इस दौरान देश एवं विदेश में कई ऑनलाइन नाट्य कार्यशालाएं, वेबिनार आदि का संचालन भी किया। वर्तमान में भी नई पीढ़ी के नाट्य प्रेमियों का आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके द्वारा निर्देशित प्रमुख नाटक हैं बगिया बाछा राम की, मोटेराम का सत्याग्रह, ताजमहल का टेंडर, लाला हरदौल, बेगम का तकिया, डाकू, महाकवि, भवभूति का मालती माधव, पन्ना धाय, सम्राट अशोक, बसंत बहार, ब्रिजिस कदर का कुंबा, मैला आंचल, आत्मान्वेषी आदि एवं 2 एकल नाट्य प्रस्तुतियां, पॉपकॉर्न एवं पढ़िए कलीमा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हैं। ये ऐसे नाटक हैं जो प्रदेश एवं देश में प्रसिद्ध हैं। बालेंद्र सिंह जी ने अपने नाटकों में मध्य प्रदेश की विभिन्न विलुप्त होती लोक शैलियों को अपनी नाटकों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है। उन्हें रंगकर्म में योगदान के लिए एकता रंगमंच सम्मान, प्रभात गांगुली सम्मान, भोपाल के रंग गौरव सम्मान, राजा भोज कला रत्न सम्मान एवं मंडप संस्था द्वारा श्रेष्ठ निर्देशक के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो लीजिए प्रस्तुत है हम थिएटर ग्रुप भोपाल की नाट्य प्रस्तुति श्री बालेंद्र सिंह जी के निर्देशन में नाटक उनके बाद। अरे भाई ये क्या फोड़ा? अरे क्या फोड़ा? कोई बताएगा मुझे घर में? क्यों इतना शोर अरे मचा है? देखो कुछ तो फूटा है। अरे कुछ तो फूटा है। क्या हुआ? बेटा तुमने कुछ किया क्या? वो आप जो कल हाँ कांच के ग्लास का सेट लाए थे तो मैं देख रहा था, तो वो हाथ से फिसल गया ग्लास। कल ही कांच के गिलास का नया सेट खरीद के लाया था और तुम्हारी आंखों के तारे ने वो सेट खराब कर दिया। ठीक है, अपन नया लेंगे। नया ले लेंगे। हाँ कल को तुम्हारा लड़का तुम्हारे पति का गला दबा देगा तब भी कहना कि नया ले लेंगे। हाँ, ले लेंगे। हैं? पति नया ले लेंगे? अरे सुनो, कहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे दूं, ये घर बर्बाद होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। जिंदा हूं इसलिए देख देख करके कुड़ता हूं, इससे अच्छा होता कि मर जाता या फिर भगवान आंखों की रोशनी छीन लेते। हाँ वही ठीक रहता, न अपनी आंखों से देखता न अफसोस होता। मुझे क्या, मेरी तो जैसे तैसे कट गई।
क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। सुनो, बाबूजी जब मरे थे ना तो पूरे 1,500 का कर्जा छोड़ करके मरे थे, और ये आज से 40-45 साल पहले की बात है। तब के 1,500, आज के 1.5 लाख समझो। लेकिन एक एक पाई चुकाई मैंने। माँ के जेवर गिरवी थे, महाजन क्या, उन्हें छुड़ाया। जवान बहन की शादी करने को, उसकी शादी की मैंने। हाँ, मानता हूं, लड़का अच्छा नहीं था, बिजली कंपनी में मीटर रीडर था। लेकिन आज आज देखो, बेटे बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, फूलकर कुप्पा हो रही है तुम्हारी तरह। सेठानी लगती है पूरी की पूरी। हाँ, अपना मकान तो है ही, और फ्री की बिजली सोलर, तो जितनी चाहे उतनी जवाब। गर्मियों में 3 कूलर चलते हैं, और जाड़ों में हर कमरे में हीटर। तनख्वाह से ज्यादा ऊपर की आमदनी होती है मैडम जी। हाँ, 2 गाड़ियां हैं, एक स्कूटर, एक मोटरसाइकिल। जब शादी हुई थी तो साइकिल भी नहीं थी घर में। इसी को कहते हैं, ऊपर वाला जब देता है ना तो चप्पल फाड़ करके देता है। तुमको भी दिया चप्पल? हाँ, दिया ना, लेकिन तुम माँ बेटे वो सब वापस ले लोगे। चप्पल फाड़ के दिया। सुनो, जब अंदर गई हो तो चाय लेती आना। और हाँ, चीनी मत डालना चाय में। चीनी और चीनी सामान से मुझे सख्त नफरत है। अखबार पढ़ लेता, ऐसे भी खबरें आती कहाँ हैं तुम्हें, सब बकवास खबर। ये रहा राशिफल, धनु। हाँ, संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिलेगा। मिल गया, सुबह सुबह शुभ समाचार मिल गया। तुम चाय पी लो। यो। कैसी बनी? कैसी बनी? सुबह से एक ही चीज अच्छी हुई है, बस ये चाय। लो, हम तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गए। बाबूजी के मरने के बाद अम्मा 10 साल तक कौन थी। हाँ, सुनो, साल में 1-2 बार बड़े भाई के गई हो तो गई हो, नहीं तो मेरे साथ ही रही। और क्या मजाल कि खाने पहनने में कभी कोई तकलीफ हुई हो। जब तक जी, साल में एक जोड़ा धोती और घर के खाने के अलावा 1 पाव दूध ऊपर से बंधा था। और जब जब बीमार पड़ी तब तक डॉक्टर इलाज कराया, वो भी एलोपैथी। ये नहीं कि होम्योपैथी या वैद्य जी की पुड़िया मंगा करके खिला दी हो। मरने से पहले तो पूरा 1 महीना अस्पताल में भर्ती रही साहब। बीवी के जेवर तक गिरवी चले गए। वो तो लोग 1,500 रुपए लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन के, ये तो भूल ही गया था मैं। हाँ, अब बोतलों खून और ग्लूकोज चढ़ा तो अलग। मगर कैंसर का इलाज तो साहब आज तक नहीं मिला। भला उस जमाने में क्या होता। सुनो, चाहता ना तो अम्मा की अंत्येष्टि का काम यही खड़े खड़े रफा दफा कर सकता था। लेकिन नहीं, पूरी मोटर गाड़ी किराए पे की, कानपुर ले गया गंगा जी। और वो दाह संस्कार के बाद में 50 की 55 आदमी थे, सबको चाय पानी कराया, लौट कर 10 बार 13वीं की, ब्राह्मणों को भोज दिया, दान दक्षिणा दी, और पूरे 1 साल बाद बरसी की, जिसमें 100 आदमियों से कम ने क्या खाया होगा। कहने को तो बड़े भाई नहीं थे, आए थे यूं हाथ हिलाते हुए। लेकिन मजाल है कि एक ढेला भी खर्च किया, जबकि तनख्वाह मुझसे दुगनी नहीं तो डेढ़ी तो होगी। खैर, घर की चिंता तो उन्होंने बाबूजी के जिंदा रहते नहीं की। शादी के 6 महीने के भीतर ही घर छोड़ करके चले गए। बाबूजी तब तक रिटायर हो चुके थे। एक कुंवारी बहन थी जवान। नहीं साहब, हमारे बाबूजी की बात भी माननी पड़ेगी। उन्होंने पलटकर एक जवान नहीं कहा बड़े भाई से कि भाई घर छोड़कर क्यों जा रहे हो। उल्टे भाभी के दहेज का सारा सामान, जेवर, कपड़ा, लत्ता, बर्तन, भांडा, एक एक चीज गिनवा कर सहेजवा दी। हाँ, अम्मा जरूर कुछ रोई धोई, लेकिन बाबूजी ने डपट दिया। अरे भाई, जिस आदमी को अपने रहते अपने माँ बाप की चिंता नहीं, उसके आगे रोने धोने से क्या होगा। और सुनो, मैं भी जिंदा हूं, तो ना तुम विधवा हुई हो ना निपुती, एक बेटा और भी है, तुम्हें काहे की चिंता। माँ चुप हो गई। फिर क्या, बड़े भाई ने माँ और बाबूजी के पैर छुए और सामान से लेते ट्रक पर सवार होकर के चले गए। लेकिन साहब, हमारे बाबूजी की बात भी माननी पड़ेगी।
उन्होंने पलट कर फिर कभी बड़े भाई का नाम तक नहीं लिया। मैं तो उस वक्त बीए में था। पिताजी की पेंशन से घर चलता था, लेकिन धीरे धीरे मुसीबत पड़ने लगी तो पिताजी एक दुकान पर मुंशीगिरी का काम करने लगे। मैंने भी ट्यूशनें शुरू कर दी, तब कहीं जाकर के घर का खर्च चल सका है। मैं एमए में था कि एक दिन अचानक बाबूजी चल बसे। शाम को दिल का दौरा पड़ा, रात होते होते उन्होंने प्राण त्याग दिए और पेंशन भी आधी रह गई। लेकिन साहब, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं सुबह निकलता तो रात 10 बजे घर लौटता। 6 7 ट्यूशनें एक साथ पढ़ने लगा साहब, मैं एक साथ। ऐसे अपनी जवानी कटी। अरे जवानी क्या, बचपन में भी कभी कोई सुख नहीं भोगा। पिताजी रेलवे में मामूली नौकर थे, तनख्वाह इतनी नहीं थी कि अल्ले तलल्ले होता। माँ स्कूल जाते वक्त बासी रोटी में घी नमक लगाकर दे दिया करती थी, बस वही खा करके स्कूल चला जाया करता था। जेब खर्च की चिड़िया का नाम है, तब तक पता नहीं था। बस चौथे छठे पैसे अधन्ना मिल गया, उसी को गनीमत समझा। नहीं तो खाली हाथ हिलाते, कंधे पे बस्ता लादे चले जा रहे। पहले पाठशाला में पढ़ा, वो बगल में तख्ती हाथ में बुदकता। उसके बाद स्कूल जाने लगा मैं। 2 मील से क्या कम रहा होगा, लेकिन कभी किसी सवारी की बात भी मन में नहीं आई। हाँ, इंटर में पहुंचा हूं तब जरूर डरते डरते माँ से कहा है कि पिता से कहकर एक साइकिल दिला दे। भाई कॉलेज जाने में थक जाता हूँ, कॉलेज था भी तो खासा दूर। शुरू में तो पिता टाल गए, लेकिन जब खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कॉलेज से आने के बाद निढाल होकर बिस्तर पे पड़ा रहता हूं और माँ के बार बार टोकने पर एक साइकिल खरीद कर दी, वो भी सेकेंड हैंड, नीलामी वाली। तभी से तो कभी इकन्नी कभी दुअन्नी मिलने लगी, लेकिन जेब खर्ची के नाम पर नहीं, बल्कि इसलिए कि रास्ते में कहीं साइकिल पंचर ना हो जाए। क्या क्या बताएं साहब, क्या बीती है हम पर। कपड़ों का तो ये हाल था साहब कि घर में धुले, इंटर तक घर में धुले बिना इस्त्री किए कपड़े पहनकर जाता था। ऊनी पैंट पहली बार बीए में पहुंचने पर पहनी, कोट तब भी नहीं। कोट पहली बार तब बना जब मैं एमए में था, वो कॉन्वोकेशन में बीए की डिग्री लेने जाना था। उसी वक्त वो 1 रुपये और 20 आने की क्या वो सड़िया सी टाई खरीदी, बांधना तब भी नहीं आता था। तो एक लड़के से जैसे तैसे जो है वो बंधवानी गले में, और बन गए बाबूजी। लेकिन बच्चों का ख्याल शुरू से रखा ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़े। और साहबजादे की तो हर जिद पूरी की है। 2-2.5 साल के रहे होंगे तब से बाटा के जूते, टाई और हैट पहन रहे। हाँ याद आ गया, एक बार साहब मुश्किल से 3-4 साल के रहे होंगे, एक दुकान पर अटक गए। फौजी सूट पहनेंगे, फौजी सूट। अरे वही जिसमें नकली वो बेल्ट और पिस्तौल लगी होती, नकली सितारे। 300 का था कि 400 का था, दिया खरीद कर, और तीसरे दिन खोचा लगा लाए। बीवी डांटने डपटने लगी तो मैंने ही कहा है छोड़ो से। मैंने कहा छोड़ो से भाई, बच्चा है क्या समझेगा। शुरू से इन द बिगनिंग अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करा और घर पे मास्टर लगाया सो अलग। और क्या मजाल साहब कि कभी खाने पीने में कोई कोताही बरती हो। जैम, जेली, अंडा, ब्रेड, बटर। बेटा इससे ब्रेड खा लो, बेटा उससे ब्रेड खा लो। बेटों ने कहा पापा डांस करके खिलाओ, तो डांस करके खिलाया। अरे बेटा जल्दी खा ले। बेटा ने कहा पापा मुर्गा बन के खिलाओ, तो मुर्गा बन के खिलाया। कुकड़ू कू खा ले बेटा। जैसे बेटा खाए और जैसे खुश रहे। हाँ, केजी में भर्ती कराया साहब, तभी से सवारी। पहले वो रिक्शा, फिर स्कूल की बस, उसके बाद में साइकिल 2 साल चली होगी साहब। कहने लगे स्कूटर चलाएंगे। अरे बहुत समझाया बेटा, 1-2 साल साइकिल और चला लो, तब ले देंगे स्कूटर। लेकिन नहीं, स्कूटर चलाएंगे, वो भी बजाज। चलाओ भाई चलाओ, काहे कोई साल रह जाए। 3000 कि कितना तो ब्लैक भरा वाला। और स्कूटर 2 साल चला होगा साहब कि एक नई डिमांड आ गई। पापा आओ बेटा। वो एक बात बोलनी है। हाँ बोलो बोलो बोलो। स्कूटर लेनी नहीं, स्कूटर
मोटरसाइकिल लेनी है। मोटरसाइकिल? अरे तो बेटा स्कूटर क्या हुआ तुम्हारे? स्कूटर नहीं, हाँ तो ठीक है, स्कूटर चलाओ बेटा, आराम से जाओ जाओ। मोटरसाइकिल चलाएंगे। तो मोटरसाइकिल क्यों बेटा? पापा मेरे सारे दोस्तों के पास मोटरसाइकिल है तो मुझे भी मोटरसाइकिल लेनी है। कल को वो साले तुम्हारे दोस्त हवाई जहाज चलाएंगे तो तुम्हारा कंगला बाप हवाई जहाज करके देगा क्या तुम्हें? मिला सकते हैं आप मोटरसाइकिल घोड़ी? अरे ये भी कोई बात हुई? अरे बेटा बाप की शक्ल देख लो, जेब नहीं देख सकते तो कम से कम। मुझे स्कूटर नहीं चलानी है, मैं अरे बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू। जी में तो आया, एक घंटा खींच के कान के नीचे, लेकिन चुप रहेगा साहब। अब जवान लड़के पे हाथ भी तो नहीं उठा सकते ना, और फिर आज का जमाना ही बुरा है। अगर कहीं पलट के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित भलनामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नहीं 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 भाई, इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए इस घर में ऐसा। नहीं भाई, नहीं नहीं, हम नहीं होने देंगे इस घर में ऐसा कुछ। ये जेब खर्ची, जेब खर्ची तो साहब जब से रुपया पहचानना शुरू किया तब से ले जा रहे हैं। वो 5वीं 6ठी तक तो अठंडी, तब कहीं जाके रुपया, और 8वीं की 9वीं में पहुंचे तो जो चाहा माँ के हाथ से झटक लिया। बीए में तो बाकायदा बैंक अकाउंट खुलवा दिया साहबजादे को कि भाई रुपए जमा करना निकालना सब सीख ले। और वो कपड़ों का तो ये हाल था साहब कि वो 5वीं 6ठी तक तो स्कूल की ड्रेस चली, वो दो जोड़ी जूते, एक काले रेगुलर रोज के लिए, एक सफेद वो पीटी शू। उसके बाद तो साहब 8वीं की 9वीं में पहुंचे हैं तो सारे लेविस जीन्स चाहिए, जूते ऐसे वैसे नहीं, बाटा की लिबर्टी के, ये भी नहीं, एक जोड़ी, दो तीन जोड़ी। गरज ये कि हर तरह के नखरे उठाए कि साहबजादे को किसी तरह की कोई कमी का एहसास ना हो। अब तो खैर अपनी मर्जी के मालिक हो गए, सयाने हो गए, नौकरी करते हैं। शादी होनी थी सो मैंने कर दी, भगवान की दया से एक बच्चा भी है। लेकिन चाल ढाल रंग अब भी वही के वही है। कभी मर्जी आई तो घर में 1000-1200 रुपए दे दिए तो दे दिए, नहीं तो उनकी मर्जी। उन्हें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए साहब। और घर क्या हुआ, राम भरोसे होटल ठहरा है साहब। एक तो सुबह 9 बजे से पहले कभी सो कर नहीं उठेंगे, और उठते ही बैठती से पहले टट्टी और अखबार, उसके बाद में साफ सीधे बाथरूम में, फिर वहां से क्रीम शीशा कंघी पाउडर सब निपटा कर निकलेंगे और निकलते जाएंगे कि मेरे जूते दे दो। अरे ला रही हूँ बेटा, खुद नहीं ले सकता क्या? नहीं तो रखे। कहाँ रखे, लेट हो रहा है ऑफिस। ये मेरी वाइट रखी थी ग्रीन कलर की, वो कहाँ? अरे आप तो हट जाइए। हट जाएंगे बेटा, थोड़े दिनों की बात, 3 मिनट हट जाएंगे तुम्हारे। ये खा के जा सैंडविच है। अरे इसे लाया ये सोनू भी। हाँ और खा ले। अच्छा ये नेस किसने बांध के रखी है? भगवान जाने। लेट होता है ना तो इस घर में और लेट। तू अच्छे से चबा के खा बेटा, अटक नहीं जाए। हाँ ले, दुबला हो रहा, अच्छे से खा बेटा। हाँ हाँ, तुमको चाहिए क्या? खिला खिला दुबला। हाँ बहुत जल्दी दो। ले आज ही खा लिया मेरा। अरे टिफिन तो लेकर जा। लेट हो रहा है बाहर। यशोमती मैया, गया तुम्हारा लाला, दुबला हो रहा है। घोड़ा तक राती खाता है तो आराम से जुगाली करके खाता है, लेकिन यहाँ मम्मी मम्मी मेरे टिफिन कहाँ है, मम्मी मम्मी जूते, बेटा आराम से खा ले, दुबला हो रहा है। अरे जूते तो साले के जूते, जूते तो चलेगा साहब। निकल गए, अब रात में 10 या 11 बजे लौटेंगे। अरे कितनी बार कहा भाई कि दफ्तर से सीधे घर आ जाया करो, उसके बाद लगे तो फिर चले जाओ, लेकिन नहीं। आप लोग देख रहे हैं आजकल दिन दहाड़े हत्या और लूटमार के केस होते रहते हैं, और कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता साहब जब अखबार में सड़क दुर्घटना में 3-4 मौतों की खबर न आती हो। ये तरह तरह के ख्यालात आते रहते हैं साहब दिमाग में। बच्चा है अपना, और फिर एक बार हम दोनों बुढ़े बुढ़िया का छोड़ दो, कम से कम अपने बीवी बच्चों का तो ख्याल करो। वो 3 साल का है और बाप की शक्ल देखने को तरसता रहता है।
जब भी उससे पूछो, बिट्टू आओ आओ आओ, पापा का है ऑफिस। ऑफिस? ये साला ऑफिस ना हुआ जेल हो गया था कि बिना जमानत पर छूटे बेचारे कैसे? ये भगवान, ये नहीं लोग चलते, साला ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, गोली खानी पड़ रही है। ये माँ बेटे मिलकर इस बुड्ढे को पहले ही झटका देंगे, देखना था। मेरी तो सारी उम्र कट गई साहब किराए के मकान में, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े, इसीलिए जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर मैंने ये आलीशान मकान बनाया साहब। दिन दिन भर ऊंट की तरह गर्दन उठाए धूप में खड़े, कभी बालू, कभी मोरंग, कभी मिट्टी, कभी ईंटें, कभी ईटा, कभी चूना, कभी लोहा, कभी कुछ तो कभी कुछ, चले जा रहे भागते हुए। क्या भूख और क्या प्यास साहब, शरीर आधा रह गया था। लेकिन साहब ज़्यादा कहीं चले जाए, इनकी क्रीज बिगड़ न जाएगी पतलून की। इनसे एक बार कहा भी मैंने, सुन लीजिए इन्होंने क्या जवाब दिया। हाँ अरे भाई, आज तुम्हारे पापा की तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, एक काम करो, आज तुम हमारी जगह साइड पे चले जाओ। बाबा मैं नहीं जा सकता, वो एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो पढ़ाई कर रहा हूँ। एक काम कीजिए, आप ही चले जाइए। और हाँ, वो नए घर में मेरा पर्सनल कमरा बनना है, तो वो बनवाना मत भूलिएगा। हाँ बेटे, जानते हैं पर्सनल कमरा क्यों चाहिए तुम्हें, हैं? मकान बना भी तो तुम्ही लोगों के लिए है, ठीक है भाई, लेकिन साहब मकान भी तो देख रेख मांगता है। 10 साल बने हुए हो गए, एक तो मार्केट में सारा सामान 2 नंबर का मिलता है, बालू में मिट्टी, मोरंग में कचरा, तो टूट तो लगेगी। आइए एडमिटेंस देख लीजिए आप, तो एडमिटेंस ये देख लीजिए साहब, ये जीने के नीचे का प्लास्टर अभी हफ्ते भर पहले बिकता भर उखड़ा था साहब, अब 1 हाथ का हो गया है। अरे नहीं होता साहब, इस बुढ़ापे में कितना भाग दौड़ करेंगे। पिंटू एक काम करो, बाजार चले जाओ, मजदूर तो मजदूर पकड़ लाओ, सीमेंट और बोरी जो लगे बेटा, यहाँ अपन बढ़िया सा जो है प्लास्टर उसको बना देंगे, अपना घर चकाचक हो जाएगा बेटा, 1 नंबर घर हो जाएगा। और बेटा फिर देखना अपन, देखा इस कान से सुना, उस कान से सीधे बात। चलो भाई माना कि इसमें 1 आध दिन का वक्त लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन ये फाटक का ताला मारने में कौन सी मेहनत लगती है। लेकिन नहीं, ये भी साहब बहादुर की शान के खिलाफ है। आएंगे तो बाहर से पी पी करेंगे, अब कोई जाकर के गेट खोले तो साहब सीधे फट करते हुए अंदर। अब वो गेट खुला है, वो जिसको गरज है वो जाकर के गेट बंद कर दे। कई बार तो गेट रात भर खुला रहा। एक बार क्या हुआ साहब, मेरी आदत है सुबह चिड़ियों को दाना देने उठता हूँ, मैं चिड़ियों को दाना देने उठा हूँ साहब, देखता क्या हूँ कि कमरे का दरवाजा जो है वो कबूतरों के डेनू की तरफ पल्ले ऐसे खुले पड़े साहब। मुझे तो लगा चोरी हो गई साहब, चोरी हो गई, लेकिन भगवान की दया से और हमारी पूजा के प्रताप से कहीं कुछ नहीं गया। ये पानी की मोटर तो साहब कई बार रात भर चलती रही है, पूरे आंगन में साहब पानी हो गया। यही हाल पंखा बिजली का है, बिजली जल रही है तो चल रही है, पंखा चल रहा है तो चल रहा है, वहां कोई बैठा है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं। कूलर तो साहब गर्मियों में 24 घंटे चलता है। एक बार क्या हुआ साहब, दिल जल जाएगा आपका, सुनाता हूं मैं आपको। ये हमारे पिंटू मास्टर जो है, ये बीवी बच्चे समेत सिनेमा देखने गए और कूलर चलता छोड़ गए। हाँ अच्छा, ये भी नहीं कि कूलर अंदर से जाके बंद कर दे, क्यों? क्योंकि कमरे का दरवाजा जो है बाहर से लॉक कर गए, अब कौन बंद करे? जब ये फिल्म देख कर आए तो मैंने इससे पूछा आए पिंटू बेटा, थक गए होगे ना? फिल्म देखने में ताकत बहुत लगती है। हाँ, कैसी थी फिल्म? 1 नंबर। 1 नंबर फिल्म अब बनेगी तुम्हारी। ये बताओ, ये जो कूलर चलता हुआ छोड़ गए आप, इसके रहस्य पे से आप पर्दा उठाएंगे? बंद कमरा गर्म हो जाता है, फिर कौन घंटों इंतजार करे उसको ठंडा होने का, इसीलिए चलता छोड़ दिया। सिंपल।
हाँ बेटा, पता है वो कौन सी गर्मी है जो कूलर की हवा से भी नहीं जा रही है बेटा, सब पता है। अरे साहब, मैंने आधी जिंदगी बिना कूलर के ही काटी है। हाँ, अरे घर में बिजली नहीं थी तो कूलर कहाँ से होता, और अभी इस कूलर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मजे से खरहरी चारपाई पर पानी छिड़क करके सोता हूँ साहब, मजा आता है। लेकिन बस कलक ये होती है साहब कि वो बिजली का तिगुना चौगुना बिल भरा जा रहा है, और वो भी समय से आता कब है। अब देखिए क्या हुआ पिछली बार, ये देखिए पूरे साल भर का बिजली का बिल बना के भेज दिया 12,000 रुपए का। मैंने इनसे कहा, पिंटू अरे भाई बिजली का बिल भर दो, नहीं तो बिजली कट जाएगी। आओ आप देखो ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है बेटा, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने के चक्कर में तुम्हारे बाप के बाद रफू चक्कर हो गए। क्या लिखा हमें थोड़ी पता है। एनआर लिखा है, नो रीडिंग, यानी कि बिना रीडिंग के बिल आ गया है। एक आदमी से कह दिया है अगली बार ठीक करा जाएगा, बिजली नहीं कटेगी। एक आदमी, वो साला एक आदमी तो पता नहीं, लेकिन अगली बार बिजली का बिल आया पूरे 17,000 रुपए का। मैंने तो सोचा साहब ऐसे तो घर की कुड़की हो जाएगी। गया बुढ़ापे में बिजली दफ्तर ऑफिस, घंटों लाइन में खड़ा रहा, धक्के खाए, इस बाबू के पास से कभी उस बाबू के पास, और बाबू कहता है जेई साहब से मिलिए। जेई साहब है कि साले कूलर का फूल हो गए, सुबह गए शाम को आइए, शाम को गए सुबह आइए। किस्सा कोतहा 10-15 दिन की भाग दौड़ के बाद पूरे 9,500 का बिल बनाए। वो तो अच्छा है कि 10,000 का एक फिक्स डिपॉजिट बैंक में पड़ा हुआ था, उसे थोड़ा के बिजली का बिल भर दिया, नहीं तो बिजली तो कटी जाती साहब। ये देखिए साहब, सैंडविच खाया और वॉश बेसिन का नल खुला छोड़ दिया। अब वो बह रहा है साहब, वो बहेगा, वो जब तक बहेगा तब तक सारी टंकी नहीं खाली हो जाती। और किचन का नल तो पिछले 1 महीने से बह रहा है। वो टोटी की चूड़ियां मर गई हैं तो उसमें इस्तेमाल के बाद में कपड़ा बांध दिया जाता है। अब लाख कपड़ा बांधो, पानी की धार भला रुकेगी उससे? ये नहीं होता कि रिंच प्लास पेचकस लेकर के वो टोटी बदल दे। हाँ, रिंच प्लास पेचकस, अरे साहब सब एक नंबर के लाए तो रिंच प्लास पेचकस, लेकिन जब भी समय पर मांगो मिलेंगे नहीं। पापा पता नहीं क्या है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड करके मैंने ये देखिए साहब, ये जादुई बक्से में भरे हैं, तब कहीं जाकर के बचे। वो 1.5 दर्जन ताले रहे होंगे, कुछ तो एंटीक थे, कुछ ताले तो मुझे कबाड़ में पड़े मिले। यही हाल था सिलाई मशीन का। मैंने गुड़िया की सीखने के लिए ली थी, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। जब उसकी शादी हो रही थी तो मैंने लोगों को बुला करके बोला, अरे पिंटू की मम्मी, अरे आओ भाई, आ जाओ। क्या कुछ जरूरी बात करनी है। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? अरे क्या तुम वसूली करने निकली हो क्या? फल काट रहे थे, फल। इतना बोलते क्यों कि गला सूख जाए? अरे चुप रहो। देखो बेटा, गुड़िया की शादी हो रही है ना, अपन बेटा सुई से लेके हवाई जहाज सब दे रहे हैं। हवाई जहाज भी दे रहे बेटा कहावत है ना, तो सिलाई मशीन भी तो मैंने उसके लिए ली थी। एक काम करते हैं, ये सिलाई मशीन उसको दे देते हैं अपन। काहे को दे देते हैं? इतना सारा दहेज दे तो रहे। और पहले से तय किया था कि सिलाई मशीन दे देंगे दहेज में भी। तो कोई काम करते हैं, घर में रहेगी तो बढ़िया काम आएगी। अच्छा, हाँ। बढ़िया काम आएगी। बहुत काम आएगी बेटा, और नहीं तो क्या। खूब काम आएगी। खूब काम आएगी। ये आ रही है काम साहब, तकिए का खोल सिला जाना है, खिड़की दरवाजों के पर्दे बनने, वो चला जा रहा है सब दर्जी का। वो 2 गुने 3 गुने दाम वसूल रहा है साहब। लेकिन यहाँ किसको कलक है? ये तो बरतने बापरने वाली चीजों का हाल था। अब सुनिए खाने पीने की चीजों के बारे में मुझसे। वो महीने भर के राशन की लिस्ट जो है उस काणे बनिए क्या चली जाती है। वो जैसा उसकी समझ में आता है वो वैसा आकर के दे जाता है। तौल में तो पूरा होता ही नहीं होगा, और क्वालिटी भी जो उसके पास है वही मिलेगी। चावल पुरानी की जगह नए दे जाएगा। 10 मरतबा टोको भाई कि चावल वापस करा दो, लेकिन साले जब तक वापस होंगे तब तक आधे से ज्यादा इस्तेमाल हो चुके होंगे। मंजन मंगाओ कोलगेट, दे जाएगा कोई लोकल मेड, उसके साथ एक सड़ियल सा प्लास्टिक का मग पकड़ा जाएगा कि साहब इसके साथ फ्री गिफ्ट भी है। एक तो साहब गिफ्ट किसी भी काम का नहीं, अगर गिफ्ट काम का हो भी तो क्या उसके लिए घटिया सामान ले लिया जाएगा? सुनिए बेटा, मेरे हाथों जब तक घर का राशन आया ना, बाजार की मिल का पिसा हुआ आटा कभी नहीं आया। एक पसंद करके बढ़िया गेहूं की असर या किसी अच्छी क्वालिटी लाता था मैं। और सुनो, माँ के जमाने में तो खेत गेहूं बाकायदा धोया बिना पछोड़ा जाता था।
ये काम तो उनके बाद तक होता रहा। इंटर तक मैं कंधे पर रख करके गेहूं पिसाने जाता था। उसके बाद साइकिल। पिता की सख्त ताकीद रहती थी मैडम कि गेहूं आपके सामने पिसे, तो मैं ऐसे मशीन के सामने ऐसे खड़ा रहता था। हाँ, गेहूं पिसता रहता था, मैं खड़ा रहता था ऐसे। हाँ, लेकिन जब से तुम्हारे साहबजादे घर का राशन लाने लगे हैं, तब से गेहूं देखने को आंखें तरस गई। वो साला बाजार की मिल का पिसा हुआ आटा आता है बोरी में बंद, पता नहीं साला कितने दिनों पुराना होता हो। एक तो साहब गेहूं का सारा सत खींच के जाता है मशीन से, तभी तो वो चमड़े जैसी रोटी बनती है। इसके बारे में भी हमने शिकायत की पिंटू महाराज से, सुन लीजिए उनका जवाब भी। पिंटू, ओ पिंटू, आओ भाई आओ, जल्दी आओ। बेटा तुम्हारे पापा की आंतों में ना बाजार की मिल का पिसा हुआ आटा भर गया। बेटा आंतें खिंचती हैं, सुबह बहुत परेशानी होती है। एक काम करो, तुम बाजार चले जाओ और गेहूं खरीद कर ले आओ। और बहू है, वैसे भी बहू करती क्या है, दिन भर लाली पाउडर लगाने के अलावा तो कुछ काम करती नहीं है, तो वो जो है बीन पछोड़ देगी और माँ गेहूं सुखा देगी तुम्हारी। बेटे जाके तुम पिसवा लाना, तुम्हारे पापा की तबीयत खरी हो जाएगी। बेटा जाओ जाओ कर लो काम। आप दिन भर घर में खाली बैठे रहते हैं ना? हाँ बेटा। तो आप क्यों नहीं चले जाते हैं बाजार? रिक्शे पर लदवा कर गेहूं ले आया करो, माँ बीन पछोड़ दिया करेंगी, उसके बाद फिर पिसा लाना। मैं बिल्कुल चुप हो गया साहब, बिल्कुल चुप। यही हाथ साहब सब्जी भाजी का है, जो घर के सामने आ गई, बिकने आ गई, वो ले ली गई, सड़ी हो या गली, दाम ज्यादा सो अलग। अरे साहब कौन सा तुमको रोज रोज थैला उठा करके जाना है? हफ्ते में 2 बार हाट भरता है, एक बार हफ्ते भर की सब्जी ला करके फ्रिज में रख दो। फ्रिज जो है 12 महीने चलता है। लेकिन नहीं साहब, खाने पीने की चीजों का जो ढंग है वो वैसे ही रहेगा। भला से किसी के पेट में दर्द हो, अफरन हो, पेचिश हो, डायरिया हो, जाके डॉक्टर को दिखाए और भुगते साला। And the masters of the universe. I am Adam, Prince He-Man. Sentry and defender of the secrets न मैन न of वूमेन, सीधे ही मैन। एक तो साहब ये मरा टीवी जब से आ गया है, तब से हर कोई टीवी से चिपका हुआ है। चूल्हे पर दाल चढ़ी है, अगर कुकर की सीटी की आवाज कान में पड़ गई तो उठ करके जो है गैस बंद कर दी, नहीं तो दाल जल रही है तो जल रही है, दूध उबल रहा है तो उबल रहा है। अरे रे, घर में सफाई का आलम तो देखिए साहब। मकड़ी ने जगह जगह जाले बना के रखे हैं, छिपकली अंडे बच्चे दे रही है, झींगुर उचक रहे हैं, कॉकरोच को फुदक रहे हैं, मक्खी मच्छर तो खैर घर का हिस्सा बन ही गए हैं। क्या काम वाली आती है ना साहब, आती है काम वाली, वो ऐसे यूं करके, ऐसे यूं करके झाड़ू मार करके चली जाती है साहब, ऐसे झाड़ू मार करके चली जाती है और गंदे संदे पानी से पोछा मार देती है। कल्पना पानी बदला था? हाँ साहब, ये बदला इन्होंने पानी, देखिए साहब। हैं साहब ये फर्शी तो घर नहीं है, ये छतें दीवारें ये भी तो सफाई मांगती है ना। सही रोज हफ्ते में 1 दिन सही, वो बांस में ऐसे ब्रश बांध के पूरा घर झाड़ मार दो, ऐसे पूरा घर झाड़ मार दिया और वो डीडीटी और फ्रिज छिड़क दो तो घर घर की तरह लगने लगे। अभी उसी दिन दिखा रहे थे टीवी पर, धूल में बड़े बड़े कीटाणु होते, डस्ट माइट की क्या नाम बता रहा था ना, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देंगे साहब, वो दूरबीन से दिखाई देंगे। वो सोफे की गद्दी को मजे से कुतर कुतर के खा रहा था। तभी मैं कहूं कि हर 30 त्योहार घर में साफ सफाई क्यों होती थी, लेकिन आज तो 30 त्योहार माने उल्टे घर में और गंदगी जमा होगी। होली हुई तो छतें दीवारें रंग में पुती पड़ी हैं, दिवाली हुई तो दीवारों पर मोम चिपका हुआ है, कई कई किलो पटाखों का कचरा तो यूं ही फैला रहता है, महीनों गंदगी जमा रहती है। तुम्हें भी अभी होना था, ये देखिए साहब, बाथरूम की टंकी पिछले कई महीनों से चू रही है। एक तो साहब जितनी देर सीट पे बैठो बगल में पानी टपका ही करता है, सिर पे पानी अलग गिरता है, अब आदमी धोए कि पोछे, और दीवार में पानी मरता है 100 अलग। लेकिन यहाँ किसे फुर्सत है साहब, किसे फुर्सत है? ठीक है भाई, बरस 2 बरस की जिंदगी और रह गई है, किसी ना किसी तरह कट जाएगी। हाँ, हमारी तो कट गई पिंटू बेटा, अब तुम्हारी कटेगी जब तुम्हें पता चलेगा। हुई है वही जो राम रची रहा था। हाँ
पिताजी भी शर्तिया सठिया गए हैं। रिटायर होने के 6-8 महीने तक ठीक रहे, उसके बाद न जाने क्या होता जा रहा है। दिन रात बड़बड़ाते रहते, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते रहते हैं, कभी किसी पर बिगड़ रहे हैं तो कभी किसी पर। सबसे ज़्यादा नाराज़ तो मुझसे रहते हैं, शायद ही मेरी कोई बात उन्हें पसंद हो। जबकि आज तक चाहे मुझे उनकी किसी भी बात का कितना ही बुरा क्यों ना लगा हो, मैंने पलट कर जवाब नहीं दिया। नहीं। और सबसे बड़ी नाराज़गी तो इस बात से है कि मैं ऑफिस से सीधे घर क्यों नहीं आ जाता। कहते हैं कि हमें चिंता होने लगती, वो सड़कों पर लूट मार और कत्ल होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब इन्हें कौन समझा? भाई जल्दी घर आ जाने से क्या मैं बच जाऊंगा? एक्सीडेंट होना होगा तो वो होकर रहेगा, देर से आने में तो फिर भी एक्सीडेंट होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि उस समय सड़कों पर ट्रैफिक का इतना रश नहीं रहता जितना कि ऑफिस छूटते समय होता है। और रही लूटमार की बात, तो भाई वो तो आजकल दिन दहाड़े, आधी रात में तो फिर भी लूटने वाला सोचेगा कि इतने सन्नाटे में इतनी बेफिक्री से चला आ रहा है, इस फकट्टे के पास क्या होगा, छोड़ो जाने दो। नहीं, ये बात वो चोर समझ जाएगा, लेकिन हमारे पिताजी नहीं समझ। और वैसे भी आप ही बताइए, ऑफिस से सीधे घर आकर मैं क्या करूं? इनकी झाड़ सुनूं, आटा पिसा कर लाऊं, वो सब्जी लेकर आऊं, इसी में सारी जिंदगी बिता दूं। दुनिया भर मिल का पिसा आटा खाती है, ISI ब्रांड बोरी में सील बंद होकर आता है, लेकिन इनसे कौन झक लड़ा? कहते हैं कि मिलों में पीसने से पहले गेहूं का सारा सत निकाल लिया जाता है। इसकी रोटी और चमड़े की रोटी में कोई फर्क नहीं होता है, आंतों में चिपकी रहती है और कई कई दिन तक चिपकी रहती है। सारी दुनिया खा रही, उसकी आंतों में नहीं चिपकता है कि हमारे पिताजी की आंतों में चिपक जाए। सब्जी जो है वो दरवाजे से ली जाती है तो उस पर भी गड़ो। कहते हैं ठेले पर बासी सब्जी बेची जाए। अब आप ही बताइए, भला ऐसा होने लगे कि 4-4 दिन तक वही सब्जी बेची जाए, तो बेचारे गरीब तो कर बैठे धंधा। हाँ, ये ज़रूर मान सकते हैं कि पिछली शाम की या सुबह की सब्जी होगी, तो वो सारी दुनिया खाती है। अब मैंने तो नहीं देखा कि कोई भी अपने सामने खेत पे से खड़े होकर सब्जी तोड़वा कर लाता, मगर इनसे कौन बहस कर सकता है? इनकी जिद के आगे कोई जीत सकता है? अगर मैं पलट कर कुछ कह दूंगा तो फिर बेगाड़ उठेंगे। जबकि खुद आधी आधी रात तक घंटों घंटों वो शर्मा अंकल के दरवाजे बैठे शतरंज खेला करते थे, सो भूल गए कितनी बार उठाने जाता था, उस पर भी बिगड़ने लगते थे सोलह। माँ बताती है कि एक जमाने में तो रात रात भर गायब रहते थे। वो कोई तो भाटिया साहब थे, उनके घर पे पपलू की फ्लैश खेला करते थे। हाँ, तो एक बार तो पूरी की पूरी तनख्वाह तो कितनी बार पीकर लौटे, यहाँ बिस्तर पर उल्टी कर देते थे। लेकिन अपना वक्त किसी को याद नहीं रहता, अपने बारे में कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बताता हूँ। माँ यहाँ तक बताती हैं कि बरेली ट्रांसफ़र पर गए थे तो वहाँ कोई कपूर रहते थे जो कि LIC में एजेंट थे। साहब उनकी पत्नी पर फिदा थे। हाँ, वो बेचारा दिन रात काम करता था और ये उनकी पत्नी पर डोरे डालते थे, दिन भर उनके घर पे बैठे रहते थे। भाभी जी आपके हाथ की बनी चाय, हाय हाय हाय, भाभी जी वो आपके हाथ की तली पकौड़ियाँ, वाह वाह। 100 बार अपना हवाला दे चुके हैं कि बचपन में या लड़कपन में पैदल पढ़ने जाया करते थे। हमें कभी कोई जेब खर्च नहीं मिला और BA और MA तक हमने सूट टाई नहीं पहनी, जम जली का हमने नाम नहीं सुना। और माँ, मेरी दादी माँ हमें बासी रोटी में नमक लगाकर दे देती थी तो वही खाकर पढ़ने चले जाते थे। आप ये ताना मार किसे रहे? इसमें मेरा कोई कसूर है क्या? भाई सही बात तो ये है कि वो ज़माना ही कुछ और था। उस ज़माने में जैम जेली होती नहीं थी तो आप खाते क्या? जीन्स की जैकेट का चलन ही नहीं था, सो पहनते क्या? अरे यही गनीमत थी कि घर से खा पी कर जाते थे, ना सही ऊनी पतलून सूती तो पहनते थे। और पहले पैदा हुए होते रामायण की महाभारत काल में, हैं तो लंबी सी चोटी लटकाए, लंगोटी बांधे, हाथ में डंडा कमंडल लिए घर घर भीख मांग कर आटा लाते, तब कहीं 2 रोटी मिलती। उसे भी खाते का कुटिया।
कुटिया। साहब, हमारे घर में कलेश का सबसे बड़ा कारण है ये कुटिया, ये महल। सैकड़ों बार ये बात दोहरा चुके। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, मगर मजाल है कि उसने भी इतनी बार ये बात दोहराई। खैर ठीक है, अगर आपको इससे संतोष मिलता है तो एक काम कीजिए, दोनों हाथों में माला ले लीजिए और जाप कीजिए दिन रात इसी बात का है। मगर नहीं साहब, इनके कहने का महज ये मतलब नहीं है कि ये महल बनवा दिया। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि मकान जैसा महल बनवा के मेरे ऊपर एहसान कर दिया। अब अगर पलट कर मैं कह दूंगा कि मैंने कहा था ये महल बनवाने के लिए, फिर बिगड़ उठेंगे। भाई दादाजी भी तो किराए के मकान में रहते थे, वो तो नहीं बनवा गए आपके लिए, आपने बनवाया, ठीक किया। आप नहीं बनवाते, मुझे जरूरत पड़ती तो मैं बनवा लेता। और मैं तो कहता हूँ ना बनवाया होता मकान आपने तो क्या साला हम लोग सड़क पर रह रहे होते? सारी दुनिया क्या अपने ही बनाए मकान में रहती है? हाँ, 10 साल जरूर हो गए बने, सो थोड़ी बहुत टूट फूट लगी रही, तो भाई वो तो हर मकान में रहती है। मगर नहीं साहब, कहीं भी अगर जरा सा स्क्रैच या जरा सा प्लास्टर उखड़ा देख लेंगे तो सूरज की रोशनी से लेकर वो चांद की रोशनी तक में 25 बार उसका मुआयना करेंगे। और यही नहीं, सारे घर का प्लास्टर ठोक बजा कर देखेंगे कि कहीं पोला तो नहीं। और अगर गलती से कहीं प्लास्टर उखड़ा दिख गया, बात फिर जिद पकड़ लेंगे, पिंटू जाओ बेटा मजदूर बुला कर लाओ, पिंटू जाओ मिस्त्री बुला कर लाओ, रेत गिट्टी ईटा सीमेंट जो चाहिए वो लेके आओ और उसको फौरन ठीक करा। ये गोया की दुनिया का सबसे जरूरी काम ये बालिश भर का प्लास्टर ठीक कराना रह गया। खैर ठीक है सर, इस पे भी हम एग्री कर लेते हैं कि ये प्लास्टर जो जल्दी ठीक नहीं हुआ तो दिन ब दिन और बिगड़ता जाए। लेकिन कवि के तात्पर्य के अनुसार आज प्लास्टर गिरा, कल ईंट गिरेगी, परसों दीवार गिरेगी, उसके बाद तो कम वक्त ये पूरा का पूरा शीश महल भड़बड़ा के गिर जाए। मकड़ी का जाला लगने से मकान गिर पड़ता है, ऐसा सुना है कहीं? मगर नहीं साहब, किसी भी कोने अंतरे में अगर मकड़ी का जाला लगा देख लिया तो सारा घर सिर पर उठा लेंगे। पत्नी भी क्या क्या करे, सुबह उठते ही खटने लगती है, बच्चों को उठाए, खाना पकाए, नाश्ता बनाए, टिफिन तैयार करे, कपड़े लत्ते धोए या डंडा उठा के सारे घर के जाले साफ कर दे। माँ से कुछ बनता नहीं, वो अपने गठिया के दर्द से मजबूर है, लेकिन इनसे इनकी जिद के आगे कौन टिक सकता है? अभी कुछ ही दिन पहले की एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे घर में एक छोटी सी चूहिया दिख गई, बस फिर जिद पकड़ के बैठ गए कि पिंटू जाओ चूहेदानी खरीद कर लाया। लेकिन 15 दिन तक चूहा पकड़ में नहीं आया। कैसे आए? चूहा पकड़ने के लिए एक रोटी का टुकड़ा उसमें रख दीजिए, है भाई, वो तो आपसे महीने भर का राशन मांग नहीं रहा है। लेकिन नहीं, हमारे पिताजी जो हैं वो 0 इन्वेस्टमेंट पे लाइफ टाइम प्रॉफिट चाहते हैं। 16वें दिन एक चूहा पकड़ में आ गया। अब हमारे घर में जो है वो कैबिनेट की मीटिंग बैठ गई। मम्मी ने कहा कि एक काम करो, बाहर ही छोड़ दो। पिताजी ने डपट दिया, नहीं ऐसे कैसे छोड़ दो, वो अभी सबसे पहले तुम्हारी शर्माई ना जाएगी झगड़ा करने। पहली बार मुझे उनकी बात सही लगी। भाई नई कॉलोनी है, किसी के दरवाजे अगर छोड़ दोगे तो अभी झगड़ा करने लगेंगे। आखिरकार हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पिंटू जो है वो चूहा छोड़कर आए, रखी चूहेदानी मोटरसाइकिल पर और 4 किलोमीटर दूर वो रेलवे लाइन के किनारे ले जाकर छोड़। हाँ, अगले दिन फिर एक नई दिखी। मुझे नहीं पता था कि वही थी या नहीं थी। क्यों, कहाँ छोड़ी थी? जहाँ छोड़ी थी वहां छोड़ी थी। एक काम कीजिए, अब आप ही छोड़ाइए। हैं? अब यही काम रह गया है क्या भाई इस उम्र में? जुआ पकड़ो छोड़ो, पकड़ो फिर छोड़ दो, साले को पकड़ने के लिए। मैंने तो जैसे चूहे छोड़ने में PhD कर रखी। अरे चूहा तो चूहा, वो छिपकलियों के पीछे पड़े रहते हैं। वो शुरू शुरू में तो डंडा मारे करते थे, हट 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 हट।
इसी चक्कर में यहाँ दीवार पर लगी तस्वीर गिरा दी। हुसैन की पेंटिंग थी, बिल्कुल रेयर, पूरे 8 रुपए 12 आने की लाया था। वो 25 रुपए तो मढ़ाई की दिए थे 16। छिपकली का पता नहीं कहाँ गई, लेकिन पूरा शीशा चकनाचूर हो गई। अब इन्हें कौन समझाए कि छिपकलियाँ इस देश में हैं सो हैं, ये जाने वाली नहीं है। और बहुत मेहनत करके अगर आप छिपकलियों को इस देश से भगा भी देंगे, झिंगूर का क्या करेंगे साहब? ये कमबख्त तो दिखाई भी नहीं देता है, किसी दराज की सुराख में पड़ा चिल्ला रहा होगा, लेकिन हमारे पिताजी को उससे भी तकलीफ। अब इन्हें कोई बताइए कि वो अमेरिका के व्हाइट हाउस तक में झिंगूर घुस चुका है। वो कौन थी उस समय? फर्स्ट लेडी मैडम बुश की रीगन। रात भर उन्हें नींद नहीं आई, सो अगले दिन प्रेसिडेंट हाउस का सारा अमला झिंगूर ढूंढने में जुट गया। 3-4 घंटे की मुतवातिर मेहनत के बाद झिंगूर पकड़ने में आया है। सो भाई, इतना प्रबंध तो मैं नहीं कर सकता हूं कि 150-200 आदमी झिंगूर ढूंढने में जुटा। नए नए फिक्रे इजाद करते रहते। अभी कुछ दिनों पहले से एक और बात कहते हैं कि ये घर नहीं, कबाड़ खाना। अब आप ही बताइए, भला ऐसा कौन सा घर है, वो भी हिंदुस्तान में, जहां 2-4 इधर उधर की फालतू चीजें ना होती हैं? और जबकि सबसे बड़ा कबाड़ खाना तो खुद ही इकट्ठा किया हुआ है। मैं दिखाता हूँ एविडेंस। ये देखिए, ये जादू का पिटारा। इसमें ना जाने क्या क्या भर के रख रखे। ये नट बोल्ट, कील, पेंच, ये पुराने जमाने के कब्जे, ये तार, बिना ताले की चाबियां, और भी ना जाने क्या क्या भर के रख रखा है इसमें। रास्ते में चलते कहीं भी कोई लोहे का टुकड़ा, छर्रा, गोली, कुछ भी अगर मिल जाएगा तो उसको उठाकर लाकर इस बक्से में बंद करके रख लेंगे। एक और बक्सा है जिसमें हर तरह के औजार रख रखे हैं, वो रेंच, प्लास, पेंचकस, छेनी, हथौड़ी, ना जाने क्या क्या। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले सड़क पर चलते हुए कहीं से एक छोटी आरी पा गए, तो उसको भी उठाकर उसमें बंद करके रख दिए। मैंने पूछा कि ये क्या काम आएगी? कहते काम आएगी, मेरा गला रेतने के काम आएगी। लिख के दे देता, कुछ काम नहीं करेंगे लेकिन बेकाम के काम जरूर करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले सनकिया गए तो घर भर में नहीं, कबाड़े में से खोजबीन करके 4-5 पुराने ताले निकाल लाए कहीं से। पिड्डू बेटा, ये ताले हैं बेटा, इनकी चाबियां कहाँ हैं? चाबियां कहाँ हैं? हाँ बेटा। बाबा आदम के जमाने के ताले हैं, क्या पता कहाँ? नहीं बेटा, ताले हैं तो चाबियां तो होनी चाहिए ना बेटा। पापा कौन कहता है नहीं होनी चाहिए, लेकिन चीजें खोती भी तो हैं। खोती हैं? हाँ। तुम तो नहीं खोए, तुम तो अच्छे खासे खड़े हुए हो। मैं और चाबी? अरे बेटा, पेट काट काट के खरीदे ताले हैं, एंटिक ताले हैं। देखो बेटा, मुझे सुबह तक इसकी चाबियां चाहिए। मैं कहाँ से लेके आऊँ चाबी? एक काम करो, मोटरसाइकिल ले जाओ ना, बाप के सीने पे चढ़ा देने के काम तो आई नहीं, तो चाबी तो ढूंढ सकते हो उससे। मोटरसाइकिल से चाबी ढूंढने? हाँ हाँ, तुम तो मोटरसाइकिल से नहीं, एक काम करो, तुम हेलीकॉप्टर से जाओ, सुबह तक मुझे चाबी चाहिए। मैं कहाँ से चाबी? मुझे नहीं मालूम है तुम कहाँ से लाओगे। बात तो लाकर दो, चाबियां चाहिए मुझे। हाँ, पूरे 1 सप्ताह हमारे घर में चाबी खोजो अभियान चल रहा था। ये चाबियां ढूंढी जा रही हैं, गद्दे के नीचे, दराज की सुराख में, कपड़ों के पीछे, ना जाने कहाँ कहाँ चाबियां ढूंढी, लेकिन चाबियां नहीं मिलनी थी, सो नहीं मिली। लेकिन ये कहाँ हार मानने वाले थे, बांधी तहमत और बाजार जाकर चाबी बनवाने वाले से चाबी बनवा कर लाए, तब चैन पड़ी। बस तभी से सारे तालों को सहेज कर वो अपने कमरे की अलमारी में रख रखे। मंगल भवन अमंगल हारी। वो मशीन में तेल डालने वाली कुप्पी पा गए अब कहीं से राह चलते हुए, सो उसमें भी कड़वा तेल भर के रख रखे, और हर 6-7वें दिन सारे तालों में तेल डालकर उन्हें धूप दिखाने के लिए रख दे। हाँ भैया, तालों में धूप दिखाते रहो, तेल डालते रहो, हैं, फिर आराम से खुलते बंद होते हैं। हाँ, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाती है। चलो, ये काम तो हो गया। हाँ, यही नहीं, घर के जितने भी दरवाजे हैं उनकी कुंडियों में
सिटकनियों में और कब्जों में सब में तेल डालते फिरते। अब कोई भी अगर दरवाजा खोलता है तो उसके पूरे कपड़ों में तेल लग जाता है। मगर मजाल आपकी जो आप इनसे कुछ कह दें, अगर कह दें तो फिर सुनो, मैं चला जाऊं, उसके बाद जो तुम्हें लगे तुम इस घर के साथ करना। मेरी आंखों के सामने ना मेरे घर की बर्बादी होते नहीं देखी जाती पिंटू, इसीलिए मैं हलाकान होता रहता हूँ। तो पापा, आपसे किसी ने कहा है हलाकान होने को? जब पता है कि छाती पर रखकर नहीं ले जाएंगे तो ये क्यों पड़े ये मोह माया में है? अब तो एक काम करा करो, सुबह शाम 2 घंटे वो क्या बोलते गीता या रामायण का पाठ कर लिया करो, सिंपल। ये देखो, अब आज के लौंडे हमें सिखाएंगे कि कब क्या करना है क्या नहीं। बाप को सिखाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, डोंट टीच मी। नहीं, गीता रामायण का पाठ नहीं करेंगे क्योंकि उससे घर में शांति आ जाएगी। लेकिन रात भर उठकर टहलेंगे और सारे घर के खिड़की दरवाजों को ठोक बजाकर देखेंगे कि खुला तो नहीं रहेगा। और अगर गलती से कोई दरवाजा खुला मिल गया तो अगले दिन सुबह उठते सारा घर सिर पर उठा लेगा, अरे भाई चोरी हो जाती तो। अब इन्हें कौन समझा? आजकल चोरी डकैती दरवाजा खुला रह जाने से नहीं होती है। आजकल चोर की डाकू वो पूरी प्लानिंग करके शाम से कॉल बेल बजाकर आपके घर में एंटर होते हैं, सीने पर पिस्तौल रखकर सामान लेकर चले जाए। अभी इसी कॉलोनी की बात, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, वो भसीन साहब हैं, उनके घर पे डकैती पड़ गई। चोर पूरा ट्रक साथ लेकर आए थे, रात भर उसमें सामान लदता रहा और सुबह 4 बजे ट्रक स्टार्ट कर चले गए। वो भसीन साहब तो साहब पूरे परिवार के साथ घर में ही मौजूद थे। सबके हाथों को रस्सी से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था। वो तो सुबह जब काम वाली आई तब चिल्लपो मची, लेकिन हमारे पिताजी को कौन समझाए, अरे अगर इनका बस चले तो ये तो रोशनदान में तक ताले डलवा के रख दे। ब्रेकफास्ट का समय हो गया। आओ आओ भाई, खा लो, ये लो। खाओ। हाँ, अभी ये खत्म करो फिर वो ला करके दूंगा। हाँ मैं, अरे देखिए साहब, बुढ़ापे की सबसे बड़ी निशानी होती है याददाश्त। चली गई हमारी याददाश्त। ये देखो, ताले छोड़े जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से ताले इकट्ठे किए हैं। हाँ, मैंने सुना था कबूतर पहले चिट्ठी लाने ले जाने का काम करते थे। अरे भाई, मेरे ताले उठा के ले गए तो मैं क्या करूँगा? कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मैं तो। कुछ दिनों से चिड़िया चुगाने क्या लगा। सुबह अगले दिन सुबह उठ जाएंगे और किचन में घुस जाएंगे और कटोरदान में से रोटी निकाल कर मीस कर ये पूरे लॉन और गैलरी में फैला देंगे। वो कहेंगे कि कबूतर आके खाएंगे। खैर ठीक है, इससे तो किसी को क्या ही एतराज हो सकता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर नहीं, इसमें भी फजीयत खड़ी होने लगी। रोटी अगर एक से ज्यादा बची हो तो ये कि इतनी रोटियां क्यों बर्बाद की जा रही हैं, और अगर एक भी ना बची हो तो ये कि वे देखिए चिड़ियाओं को खिलाने तक के लिए रोटी नहीं। इसी को कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी, यानी कि मुझको तो मीन मेख निकालना ही है। आखिरकार इनकी झाएं बंद करने की गरज से मैंने ही पत्नी से कहा, भाई देखो, एक रोटी बस कटोरदान में छोड़ के बाकी किसी दूसरे बर्तन में छिपाकर फ्रिज में रख दिया है, सिंपल। मगर नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है जितना कि मैंने बताया। हमारे पिताजी की आंखों से चीजें कहाँ बचने वाली हैं। ये तो सुबह उठते ही जैसे सारे घर की तलाशी लेने लग जाते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको डर था। फ्रिज में छिपाकर रखी गई रोटी पिताजी के हाथ लग गई। अब ये शिकायत तो पीछे रह गई कि इतनी रोटियां क्यों बर्बाद की जाती हैं। नई शिकायत पैदा हो गई सर। ये देखिए साहब, ये देखिए, मुझसे बचा करके रोटियां रखी जा रही हैं। ये चिड़िया नहीं खाए लेकिन फपूंद लगना तय है, मंजूर है। ठीक है भाई, जो लगे तुम करो भैया, घर तुम्हारा है। सोगा क्या पिंटू बेटा? बेटा एक काम करो, अपने घर में 5 लीटर की कुप्पी रखी है ना, हाँ, उसमें एक काम करो, मिट्टी का तेल भरवा लाओ। ये पैसे बाप देगा या तुम्हारे पास हैं? हाँ बेटा, ले आओ कुप्पी को। क्या है बेटा, वो कुप्पी को ला करके यहाँ रखेंगे। ये डंडा जो है तुम अंदर रखो, ये कुप्पी को यहाँ रखेंगे अपन, और कुप्पी को ऐसे खोला
है ना, वो छिड़क दिया बेटा पूरे घर में, छिड़क दिया बेटा, छिड़क दो, आग लगा दो बेटा, आग लगा दो। ये बेटा रोज रोज का झगड़ा नहीं देखा जाता, बाप बने तुम्हारे बेटा पिट्टू, ये रोज रोज का झगड़ा नहीं देखा जाता पिट्टू, रोज रोज का झगड़ा देखा, एक ही बार फूंक दो तुम तो बेटा, आग लगा दो पूरे घर में, आग लगा दो। तुम तो बेटा नया घर ले लोगे, ये आग लगा दो, रोज रोज का बेटा झंझट नहीं चाहिए हमें, आग लगा दो तुम। भूलिया देखा आपने इनका? हैं? कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं है घर में, बावजूद इसके वो फटी तहमत पहने यूं ही बरामदे में बैठे रहेंगे और इसी तरह सामान लेने बाजार चले जाएंगे। कितनी दफा मैंने कहा कुछ अच्छा पहन लीजिए तो उस पर भी लेक्चर देने लगते। वो क्या बोलते हैं, गांधी जी भी तो लंगोटी पहनते थे, उन पर तो किसी ने कोई क्या बोलते हैं उंगली नहीं उठाई। अरे यही पहने पहने विलायत चले गए, वहाँ के राजा के साथ खाना खा लिया, वो देश आजाद करा दिया, खाना दिमाग ना जाने क्या क्या। दो कूलर हैं घर में, लेकिन अंदर नहीं सोएंगे, बाहर बांध की चारपाई पर ही सोएंगे। तीन पलंग है घर में, लेकिन उन पर नहीं सोएंगे, बांध की चारपाई पर ही सोएंगे, वो भी बिना कुछ बिछाए, नंगे बदन पानी में भिगोकर उस पर पड़े रहेंगे। कितनी बार मैंने कहा कि अंदर सो जाइए, भाई आते जाते कोई भी देखेगा तो वो तो यही बोलेगा ना कि घर का नौकर बेचारा, गद्दा तक नसीब नहीं है बेचारे। कितनी बार बोलता हूँ कि सुन लो मेरी बात, कूलर में सो जाओ, कहते हैं अरे भाई ये कूलर वूलर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिजली एक और खप्त सवार है। कहते हैं कि बिजली बेकार ना जले भाई, है इससे किसी को क्या ही एतराज हो सकता है। अरे ये तो सरकार भी कह रही है, वो टीवी पर विज्ञापन भी आता है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कमरे से कोई बाथरूम में जाए तो कमरे की बत्ती पंखा बंद करके जाए। वो घंटी बजने पर बाहर आकर अगर देखने के लिए निकले तो कमरे की बत्ती पंखा बंद कर। लेकिन इनका यही मतलब है कि एक सेकंड भी बिजली बेकार ना जाए। किचन में चढ़ा वो दाल चढ़ाकर पकाने वाला की पकाने वाली बाहर आकर अगर सब्जी काटने बैठे तो वहाँ की बत्ती पंखा बंद कर दे, भला से वहाँ छछुंदर टहले या बिल्ली नाचे। अरे बाथरूम का दरवाजा अगर खुला देख लेते हैं तो दरवाजा खोलकर झांकने लगेंगे कि कोई हग रहा है या ऐसे ही बत्ती जल रही है। जहां कहीं कोई बत्ती जलती देखी और किसी को वहां नहीं पाया, बत्ती बंद। पंखा चलता देखा, किसी को वहां नहीं पाया, पंखा बंद। अरे बिजली और पंखा, ये बत्ती और पंखा तो ठीक है, अभी किसी से पानी की मोटर एक दिन चालू रह गई, बहरा रह गई सो रह गई, मगर नहीं साहब, क्यों रह गई, कब रह गई, किसके हाथों रह गई, किस लिए रह गई, हफ्तों इसकी इंक्वायरी करते रहे। अगर इनका बस चले ना तो ये हम घर वालों पर ही जांच कमीशन बैठा दे, हमें रिश्तेदारों की क्या जरूरत है। बैठे बैठे बेमतलब की चीजों में उलझते रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक खामा का बखेड़ा खड़ा कर, बाथरूम के फ्लश की टंकी कुछ दिनों से लीक कर रही है। भाई कास्ट आयरन के पुराने ज़माने की टंकी है, हो गई होगी कहीं से क्रैक है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा, मैं भी इसी घर में रहता हूँ, लेकिन वो अलादीन का चिराग तो नहीं है ना मेरे पास कि घिस दिया और जिना से बोलिए मेरे आका कहाँ डालना है डाका। भाई डाका नहीं डालना, टंकी जो है वो सुधरवानी है, वो आप कर सकते हैं। अच्छा टंकी सुधरनी है, ये लीजिए कर दी। प्लम्बर को बुला कर लाना, वो आएगा, फिर देखेगा, फिर बताएगा कि इसी में मरम्मत हो जाएगी या नहीं लेनी पड़ेगी। सो 2 बार जा चुका हूँ, लेकिन ये प्लम्बर, इन्हें तो आप जानते हैं, प्लम्बर न हुए देश के नेता हो गए, छोटे मोटे कामों के लिए इतनी आसानी से कहाँ राजी होंगे। 100 बार इनकी दाढ़ी में हाथ लगाओ तब कहीं 70 नखरे करके आते हैं। और वैसे भी ऐसी भी कोई आफत नहीं आ गई थी, भाई टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले वो फ्लश कर दो या फिर टंकी का नल नीचे से बंद कर दो। और मैं कहता हूँ इस सब की भी क्या ज़रूरत है, दूसरी बाथरूम भी तो है घर में, तब तक उसका इस्तेमाल कर लीजिए, हैं। मगर नहीं साहब, हो गई खप्त सवार की टंकी तो ठीक होनी है। सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है, घर में रखिए एमसी। वाह, इसी बीच वो टीवी पर एमसिल का कोई विज्ञापन देख लिया, फिर क्या था, बांधी तहमत और बाजार जाकर खरीद लाए एमसिल का एक पैकेट। रूप मेरा मस्ताना, प्यार तेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप
कोई मेरा मस्ताना। और घुस गए बाथरूम में स्टूल लेकर। कमर गई भाई, हमारी कमर टूट गई। तभी जाने क्या हुआ, स्टूल से नीचे आ रहे हैं या भगवान जाने। 3 दिन से अस्पताल में भर्ती हूँ। एक्सरे हुआ तो पता चला कि कूल्हे की हड्डी टूट गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लोहे की रॉड डाली जाएगी, तब कहीं चलने फिरने लायक होंगे। कम से कम 15-20 हज़ार का लटका तो है। ऑफिस की क्रेडिट सोसाइटी और पीएफ दोनों से लोन अप्लाई कर दिया है। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बीवी के जेवर बेचने पड़ेंगे। बेचूंगा साहब, और कोई रास्ता थोड़ी ना। पिताजी से बढ़ के थोड़ी ना है। आज उनको गए पूरे 6 महीने बीत गए। आज ही के दिन लगभग इसी समय प्राण तजे होंगे उन्होंने। अच्छे भले स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले गए उन्हें और लाश बाहर निकाली। डॉक्टरों का कहना था कि हार्ट फेल हो गया, पहले से खराबी थी, इस कारण से ऐसा हुआ। भगवान जाने कि हार्ट में खराबी थी कि कोई तो कह रहा था कि बेहोशी की दवा ज्यादा दे दी थी, जिसके बाद होश ही नहीं आया। वो हमारा पिंटू तो डॉक्टरों को मारने पर उतार को आया था, किसी भी तरह मान ही नहीं रहा था। अब उसका कहना भी ठीक ही था कि पहले से हार्ट को चेक क्यों नहीं कर लिया। अरे जब हार्ट कमजोर था तो ऑपरेशन के लिए थिएटर में ही क्यों लेकर गए? पहले हार्ट का इलाज हो जाता, नहीं तो ना होता ऑपरेशन। उठ बैठ ना पाते, बस यही तो होता ना, कम से कम जिंदा तो होते। सबने उसको पकड़ लिया, नहीं तो मारे बिना नहीं छोड़ता वो डॉक्टरों। फंड से कि जाने कहां से पैसा इकट्ठा करके फीस भरी डॉक्टरों की, पूरे 10,000 रुपए रख लिए, तब कहीं ऑपरेशन थिएटर में ले गए उन्हें। डॉक्टर क्या जल्लाद है सबके साथ। मुझे तो लाश देखते ही बेहोशी का दौरा पड़ गया। जाने कितने ही छींटे मारे लोगों ने पानी के मुंह पर, तब कहीं जाकर होश आया। देखती क्या हूं कि सब लोग पिंटू को पकड़े खड़े समझा रहे हैं कि जिसे जाना था वो तो चला गया, अब फौजदारी करने से क्या फायदा। मौत पर किसी का बस चला है आज तक, जो अब चलेगा। जिसकी मिट्टी जहां लिखी होती है, मौत उसे घसीट कर वहां ले ही जाती। इनकी मिट्टी
ऑपरेशन थिएटर में लिखी थी। कहावत है ना, हिले रोजी बहाने मौत। ना तो वो मरा विज्ञापन देखते टीवी पर, और नहीं वो स्टूल लेकर पानी की टंकी ठीक करने जाते बाथरूम में। जहाँ इतने दिनों से टपक रही थी, कुछ दिन और बहती रहती कि नहीं, मेरे भाग्य में तो रंडापा भोगना लिखा था ना। जिंदा थे तो अक्सर कहा करते थे, देखना मैं तुमसे पहले ही मर जाऊंगा। क्यों ऐसी मनुष्य जैसी बातें करते हो? हाँ देखो, औरत की जिंदगी कभी सकारत है जब वो सधवा मरे। हाँ, मांग में सिंदूर और पैर में बिछिया पहन के चिता पर चढ़े, नहीं तो औरत की जिंदगी अकारत है। अरे तुम तो बीते जमानों की बात करती हो पिंटू की माँ। आजकल औरत के मरने से आदमी को ज्यादा कष्ट होता है, आदमी के मरने से औरत को उतना नहीं होता। अब तुम्हें क्या की चिंता है भाई? तुम्हारा कमाऊ बेटा है, पोता है, बहू है, तुमको हमारी कभी नहीं खलेगी। हाँ, अगर तुम मर गई तो फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा? पिंटू कोई नहीं देखती भाई, एक को बात मानता है मेरी। कितनी बार कहा भाई वक्त से घर आ जाया करो, वक्त से घर आ जाया करो। अरे सुनता है भला मेरी? तुमको क्या करना? हाँ, तुम अपनी 2 जून की रोटी खाओ, चींटी चिड़िया चुगाओ, सुबह सुबह सैर पर निकल जाया करो। अरे पोता बड़ा हो रहा है, उसे क ख ग या ABCD का पाठ पढ़ाओ। बस एक ही चिंता खाए जा रही थी उन्हें कि घर बर्बाद हो रहा है। पिंटू उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता, इस कान से सुनता है और उस कान से निकाल देता है। कितनी साथ से उन्होंने ये मकान बनवाया था, कहीं से भी जरा सा प्लास्टर उखड़ता तो उनके कलेजे में भूख उठती थी। मैं समझाती कि मकान है, टूट फूट तो लगी रहती है। हाँ, टूट फूट तो लगी रहती है पिंटू की माँ, लेकिन पिंटू को नहीं चाहिए कि ये टूट फूट ठीक करे। अरे भाई, मेरे कहने से ना सही, लेकिन खुद तो उस घर का ध्यान रख ही सकता है। देखो भाई, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे ज्यादा काम नहीं होता है। हाँ, नहीं होता तो चुप करके बैठे रहा करो, है? जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जवानी में किसी को किसी चीज की परवाह होती है? हाँ, पिंटू को कैसे होगी जब तुम्हें ही नहीं थी? अभी वो जवान है, उसके खेलने खाने के दिन है, यारों दोस्तों में बैठा गपशप लड़ाता होगा जैसे तुम लड़ाया करते थे। रात रात भर ताश पत्ता खेलते थे कि नहीं? लेकिन उनको एक ही चिंता खाई जा रही थी कि पिंटू का अभी से ये हाल है तो आगे तो भगवान ही मालिक है। पता नहीं क्यों जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, ये मोह माया भी बढ़ रहा था। वो स्वभाव भी जरा चिड़चिड़ा होता जा रहा था। कोई तो कह रहा था कि शक्कर की बीमारी के मारे ऐसा होता है, उसमें आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और गुस्सा भी आने लगता है। अब पता नहीं, ऊपर से तो कभी कुछ पता नहीं चला कि शक्कर की बीमारी है, नहीं तो इलाज करा देते। पिंटू को भी यही अफसोस है कि ना तो शक्कर की बीमारी का पता चला पहले से, और ना ही हार्ट की कमजोरी के बारे में कभी किसी डॉक्टर ने बताया। अरे छोटी मोटी बीमारी में डॉक्टर क्या ले ही जाते थे ना, उनको बताना चाहिए था कि नहीं? पहले से पता होता तो जमकर इलाज हो जाता। मुझे तो लगता है ये जो महंगाई है ना, ये खा गई उन्हें। हड्डी टूटना तो एक बहाना था, नहीं तो आप भी बताइए, ये 65-66 क्या कोई उम्र होती है भला आजकल? रिटायर हुए थे तो कितना खुश थे,
दफ्तर की विदाई पार्टी में ढेर सारे प्रेजेंट मिले थे और रिक्शे पर उनको लेकर लदे फंदे जब घर पहुंचे तो मुझसे कहने लगे, लो हो गई नौकरी, अब कुछ आराम करूंगा जिंदगी में। कितने लोग तो उनको घर तक छोड़ने गए। सबका यही कहना था, भाभी जी आज तक रिटायरमेंट की पार्टी में इतने प्रेजेंट किसी को नहीं मिले जितने इन भाई साहब को मिलेंगे। बस अगले ही दिन बाजार जाकर 1 किलो बादाम लेकर आ गए और वो गांधी आश्रम वाली शहद की शीशी। मुझे देखकर बोले, रात को 4-6 बादाम भिगो दिया करना, सुबह घिसकर शहद के साथ खाऊंगा। मौसमी फल तो हमारे घर में बने ही रहते थे। हफ्ते 2 हफ्ते में खुद ही बाजार जाकर गोश्त ले आया करते थे। मैं पकाकर खिलाती और पकाने से पहले तो कहते कि मसाला कम डालना, मसाला मुझे नुकसान करता है। फिर जब मैं पकाकर खिलाती तो बड़े चाव से बैठकर खाते। कहते, चलो भाई, जवानी तो झींकते बीत गई, अब बुढ़ापे में आराम करूंगा। इतनी पेंशन मिल जाया करेगी कि एक को पैसे की कमी नहीं होगी घर में। पिंटू एक को पैसा ना भी दे घर में तो भी राम जी की कृपा से कमी ना होगी। हाँ, लेकिन कमी पड़ने लगी। चीजों के दाम धीरे धीरे करके देवड़े दुने तिगने होकर बढ़ने लगे। घर का खर्च जहाँ 2,500-3 हज़ार में चल जाता था, वहाँ 5,000 रुपये भी कम पड़ने लगे। तो क्या हुआ, खर्चे कम किए जाने लगे। पहले बादाम बंद हुए, फिर गोश्त और फिर फल। सुबह जहाँ नाश्ते में दही जलेबी, ब्रेड मक्खन और अंडा खाया करते थे, उसकी जगह नमकीन पूरियों ने ले। बाद में तो उन्होंने नाश्ता करना ही छोड़ दिया। मैंने कहा भी कि तुमको पूरी पराठे अच्छा न लगता हो तो तुम्हारे लिए अलग से अंडा की मक्खन बनवा दिया करें। बस आदमी जाता है, क्या करता, बिगड़ पड़ा। अरे बच्चा हूं क्या मैं, और तुम क्या सोचती हो इसी मारे नाश्ता नहीं करता मैं। देखो अब इस बूढ़े शरीर में कुछ ज्यादा लगने वाला नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि बुढ़ापे में जितना कम खाया जाए उतना ठीक है, नहीं तो शरीर को नुकसान ही करता है उल्टे। हाँ, कपड़ों के बारे में भी मैंने उनसे कहा कि ना हो तो 4-6 जोड़ी कुर्ता पजामा खादी भंडार से खरीद लाते हैं तुम्हारे लिए। अच्छा लगता है ऐसे तहमत पहन के बाहर बैठे रहते। इतना टोटा भी पैसे का नहीं है कि नंगे उघाड़े बैठे रहो। मेरी बात सुनकर एक पल को तो वो चुप रहे, फिर बोले, अरे पिंटू की माँ, अभी शरीर को और क्या चाहिए, ये कफन चाहिए तो कोई ना कोई ओढ़ा ही देगा। हाँ। क्यों ऐसी अशुभ बातें मुंह से निकालते हो? देखो अब मैं ज्यादा नहीं जीऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 4-6 महीने या 1 साल बस। सो वो चले गए। मतलब अगर इधर पिंटू को न जाने क्या होता जा रहा है। उनके बाद जैसे उसके चेहरे की रंगत ही चली गई। दफ्तर से सीधा घर आ जाएगा, गुमसुम बना बैठा रहेगा, कमरे में कोई किताब की अखबार लिए पढ़ता रहेगा। मैंने कहा, कई बार मैंने कहा, पिंटू, बेटा, शाम को ना कहीं घूम फिर के आ जाया कर। अच्छा यार दोस्त हैं तेरे इतने सारे, जा उनसे मिलके आ जाया कर।
कि दफ्तर के अलावा कहीं चला जाए। हाँ, हफ्ते दो हफ्ते में एक थैला लटकाकर सब्जी लेने जरूर चला जाता है, और नहीं तो सुबह सुबह दूध लेने चला जाता है। पहले दूध वाला घर पर दूध दे जाया करता था, उसको भी मना कर दिया है। कहने लगा कि दूध में पानी ज्यादा होता है। अब बात सही भी है, अब दूध दूध जैसा लगता है कि एक अंगुल मोटी मलाई पड़ती है उसमें। हाँ, नहीं तो पहले मलाई के नाम पर झाग भले निकाल लो चम्मच दो चम्मच, लेकिन मलाई आंख आंजने भर को भी नहीं निकलती थी। अरे वो मिल का पिसा आटा तो कब से लेना बंद कर दिया है। महीने में 2 बार बाजार जाकर खुद गेहूं ले आता है। मैं बीन पछोड़ देती। पहली बार मुझे बीनते पछोड़ते देखा तो बहू पे गुस्सा होने लगा। कहने लगा, ये क्या चौधराइन बनी बैठी रहती है, देख नहीं रहे कि अम्मा गेहूं बीन पछोड़ रही है। बहू फौरन दौड़ी चली आई। मैंने ही मना कर दिया कि इस बहाने कम से कम हाथ पांव चला लिया करूंगी, नहीं तो गठिया ने तो जकड़ कर ही रखा है। पिछले कुछ दिनों से एक और बात देख रही हूं। रात में सोने के पहले नलों की टोटियां देखता है कि ठीक से बंद है कि नहीं। वो हमारी बाथरूम की टंकी तो कब से बदल के रख दी है। रसोई घर उसमें जो टोटी थी वो टपकती थी, वो भी नहीं लगा दी। हाँ, कहीं कोई बिजली जलती देखता है तो पंखा चलता देखता है तो बहू पर बिगड़ने लगता है। कहने लगता है, क्यों चल रहा है? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? सब उन्हीं के लक्षण आते जा रहे हैं इसमें। अभी कल की परसों की बात है। मैं सो रही थी, रात में कुछ खटपट की आवाज हुई तो मेरी नींद खुल गई। देखती क्या हूं कि दरवाजे की कुंडी सटकनियां टटोल रहा है कि ठीक से बंद है कि नहीं। ये देखकर मेरा कलेजा अंदर से कांप उठा। अरे वो तो बुढ़ापे में ये सब किया करते थे। इसको क्या होता जा रहा है? हे भगवान, दया करना। धरोहर 16 में आप देख रहे थे नाटक उनके बाद। लेखक कामतानाथ, प्रस्तुति हम थिएटर भोपाल की। इस नाटक का निर्देशन किया श्री बालेंद्र सिंह जी ने। एक बार जोरदार तालियां और सभी कलाकारों से अनुरोध है, मंच पर एवं मंच पर कलाकार कृपया मंच पर आए। नाटक के निर्देशक श्री बालेंद्र सिंह जी से भी अनुरोध है, कृपया अभी भी मंच पर आए। और हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी, निर्देशक एवं शिखर सम्मान से सम्मानित गुरु श्री चंद्र माधव धारिक जी, वो भी मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियां सभी कलाकारों के लिए। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति। और मंच पर कलाकार भी कृपया मंच पर आए। हम बालेंद्र सिंह जी से अनुरोध करेंगे, कृपया कलाकारों का परिचय कराएं। मंच पर
सभी कलाकार आ जाएं। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति आप सभी के सामने है। उनके बाद नाटक की हुई। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी बैक स्टेज की टीम से शुरुआत करूंगा। इस नाटक के जो लेखक थे कामता नाथ थे, ये उनकी कहानी थी जिसको हमने उनके बाद के नाम से मंचित किया है। असली नाम इसका संक्रमण है। और इस नाटक का जो संगीत संयोजन किया है, तैयार किया है चैतन्य भट्ट ने। वे मंच पर आए। चैतन्य भट्ट। और मंच सज्जा, कॉस्ट्यूम वगैरह जो आप लोगों ने देखी, सोनू साहा। स्टेज प्रॉपर्टी में हमारे साथ थे मुकेश पाचौड़े, कंचन विश्वास, और जो संगीत संचालन किया अंश द्विवेदी ने। अब मंच की बारी आती है तो पिता की भूमिका में थे निर्मल तिवारी, पुत्र की भूमिका निभाई थी आदित्य तिवारी ने, और माता की भूमिका निभाई थी अपर्णा जोशी। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। और इस नाटक के निर्देशक थे बालेंद्र सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां के लिए। बहुत ही मार्मिक और मनमोहक प्रस्तुति आपके द्वारा यहाँ की गई। हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी, निर्देशक एवं शिखर सम्मान से सम्मानित गुरु श्री चंद्रमाधव बारिक जी हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि कृपया नाटक के निर्देशक बालेंद्र सिंह जी को शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। चंद्रमाधव बारिक जी से अनुरोध है, कृपया सभी मंच पर कलाकार और मंच पर कलाकार को पुष्पकली भेंट कर उनका भी अभिनंदन करें। सभी कलाकारों को कलियां भेंट करते हुए उनका अभिनंदन करते हुए चंद्रमाधव बारिक जी। धरोहर 16 जो कि स्वर्गीय प्रभात गांगुली राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव है, इसकी आज तृतीय दिवस की प्रस्तुति थी। हम आप सभी से पुनः आग्रह करेंगे कि कृपया कल भी आप हमारे बीच उपस्थित हो। कल समापन संध्या है धरोहर 16 की, जिसमें आप नाटक देखेंगे कैक्टस फ्लावर। लेखक ये बरोस रूपांतरण किया है प्रवीण महुवाले जी ने। प्रस्तुति भोपाल थिएटर्स की और निर्देशक हैं वरिष्ठ रंगकर्मी एवं सिने अभिनेता श्री राजीव वर्मा जी। आप लोग कल भी हमारे धरोहर 16 में सादर आमंत्रित हैं, सपरिवार इष्ट मित्रों सहित।